मेरे प्यारे साथियों, मैं आप सभी का आपके अपने परिवार AKY स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपके लिए लाए हैं सामान्य विज्ञान के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न और टेस्ट नंबर 6। इससे पहले हमने आप लोगों को 5 टेस्ट करा चुका हूं। अगर आप लोगों ने उन 5 टेस्टों को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उसे देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, ब्रह्मांड में किन्हीं दो निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल ... पर निर्भर नहीं करता है। आपके लिए ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए उनके बीच की दूरी, ऑप्शन नंबर बी उनके द्रव्यमानों के गुणनफल, ऑप्शन नंबर सी गुरुत्वीय स्थिरांक, ऑप्शन नंबर डी है उनके द्रव्यमानों के योग। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है ब्रह्मांड में किन्हीं दो निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल ... पर निर्भर नहीं करता है। देखिए गुरुत्वाकर्षण बल बराबर क्या होता है, G(m1 m2 अपान r²), जहाँ पे m1 m2 क्या है, द्रव्यमान है, G क्या है, गुरुत्वीय यानी सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, और r क्या है, त्रिज्या है। तो हम कह सकते हैं जो हमारा ब्रह्मांड में किन्हीं दो निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल दो द्रव्यमानों के गुणनफल पर निर्भर करता है और उनके बीच की दूरी के वर्ग पर निर्भर करता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन है उनके बीच की दूरी पर निर्भर करता है, सही है। उनके द्रव्यमानों के गुणनफल पर निर्भर करता है, सही है। गुरुत्वीय स्थिरांक पर निर्भर करता है, सही है। उनके द्रव्यमानों के योग पर निर्भर करता है, ये गलत है। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, उनके द्रव्यमानों के योग पर नहीं निर्भर करता है। यानी जो हमारा ब्रह्मांड में दो निकाय हैं के बीच का गुरुत्वाकर्षण जो बल होता है वो उनके द्रव्यमानों के योग पर निर्भर नहीं करता है। किस पर निर्भर करता है, उनके बीच की दूरी पर निर्भर करता है, उनके द्रव्यमानों के गुणनफल पर निर्भर करता है और गुरुत्वीय स्थिरांक पर निर्भर करता है। क्योंकि F बराबर होता है G(m1 m2 अपान r²), ठीक है। ये आप फार्मूला याद कर लीजिएगा। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु दूरी वस्तु को एक बल द्वारा आकर्षित करती है जो ... के समानुपाती होती है। कह रहा है कि ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु दूरी वस्तु को एक बल द्वारा आकर्षित करती है जो ... के समानुपाती होता है। आपके लिए ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए उनकी ऊंचाइयों के गुणक, ऑप्शन नंबर बी उनके आयतनों के गुणक, ऑप्शन नंबर सी है उनके द्रव्यमानों के गुणक, ऑप्शन नंबर डी है उनकी ऊर्जाओं के गुणक। तो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है, पहले ही क्वेश्चन में, कि F बराबर क्या होता है, G(m1 m2 अपान r²). तो हम कह सकते हैं जो ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु है दूरी वस्तु को एक बल द्वारा आकर्षित करती है वो किस पर निर्भर, किसके समानुपाती होती है, दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होती है। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उनके द्रव्यमानों के गुणक के समानुपाती होता है, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, रेडियो द्वारा उत्पादित ध्वनि ... से बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि रेडियो द्वारा उत्पादित ध्वनि ... से बढ़ती है। आपके लिए ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए आयाम बढ़ने से, ऑप्शन नंबर बी तरंगदैर्ध्य बढ़ने से, ऑप्शन नंबर सी आवृत्ति बढ़ने से, ऑप्शन नंबर डी पिच बढ़ने से। तो जो हमारा राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, आयाम बढ़ने से। रेडियो द्वारा उत्पादित ध्वनि आयाम बढ़ने से क्या होती है, बढ़ती है, ठीक है। आयाम मतलब तीव्रता, तीव्रता का मतलब होता है कम दूरी या अधिक दूरी। तारत्व, तारत्व से क्या बढ़ता है, आवृत्ति बढ़ती है। मोटा या पतला, इसी के कारण आवृत्ति के कारण यानी तारत्व के कारण ही आवाज़ का मोटा या पतला होता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, आयाम बढ़ने से। यानी रेडियो द्वारा उत्पादित ध्वनि आयाम बढ़ने से क्या होती है, बढ़ती है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 4 है तरंग, चाल, आयाम, तरंगदैर्ध्य और आवृत्ति सभी को कहा जाता है। आपके लिए ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए तरंग के रासायनिक गुण, ऑप्शन नंबर बी है तरंग की विशेषताएं, ऑप्शन नंबर सी है तरंग के घटक, ऑप्शन नंबर डी है तरंग के कार्य। तो कह रहा है क्वेश्चन में तरंग, चाल, आयाम, तरंगदैर्ध्य और आवृत्ति सभी को क्या कहा जाता है? ये सभी क्या हैं? तरंग की विशेषताएं हैं। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तरंग की विशेषताएं। ठीक है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है किस साल में ओले रोमर ने इतिहास में पहली बार प्रकाश की गति को मापा था? आपके लिए ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 1776, ऑप्शन नंबर बी 1676, ऑप्शन नंबर सी है 1876, ऑप्शन नंबर डी है 1867। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1676। 1676 ईस्वी में ओले रोमर ने पहली बार प्रकाश की गति को मापा था। प्रकाश की गति कितनी होती है? 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1676 ईस्वी में ओले रोमर ने प्रकाश की गति को मापा था। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है किसी माध्यम की प्रकाश को परावर्तित करने की क्षमता को इसके डॉट द्वारा भी व्यक्त किया जाता है। आपके लिए ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए क्षेत्र घनत्व, ऑप्शन नंबर बी प्रकाश घनत्व, ऑप्शन नंबर सी पृष्ठ घनत्व, ऑप्शन नंबर डी है द्रव्यमान घनत्व। तो हमारा क्वेश्चन कह रहा है किसी माध्यम की प्रकाश को परावर्तित करने की क्षमता को इसके डॉट द्वारा भी व्यक्त किया जाता है। तो हमारा जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, प्रकाश घनत्व। प्रकाश घनत्व किसी माध्यम की प्रकाश को परावर्तित करने की क्षमता को क्या इसके प्रकाश घनत्व द्वारा भी व्यक्त किया जाता है। यानी हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रकाश घनत्व। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है प्रकाश की किरण पानी से ग्लास तक जाती है, यह झुकता है। आपके लिए ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए सामान्य की ओर और गति बढ़ती है, ऑप्शन नंबर बी सामान्य से दूर और गति बढ़ती है, ऑप्शन नंबर सी सामान्य की ओर धीमा हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी है सामान्य से दूर और धीमा हो जाता है। तो क्वेश्चन हमारा है प्रकाश की किरण पानी से ग्लास तक जाती है तो यह झुकता है। देखिए मान लीजिए ये हमारा नॉर्मल है, ठीक है। जब प्रकाश की किरण जब पानी से ग्लास में प्रवेश करती है तो इसे जाना चाहिए, ऐसे जाना चाहिए, लेकिन ये क्या करती है? इधर घूम जाती है। यानी इसका मतलब पानी से ग्लास में जा रही है, ग्लास का मतलब यानी ठोस में जा रही है। जब ठोस में जाती है तो क्या होता है? जब ठोस में जाएगी तो धीमा हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं सामान्य की ओर धीमा हो जाती है, क्योंकि ये प्रकाश की किरण जल से ग्लास की ओर गई। ग्लास में जाने के बाद ये जब सघन यानी विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो इसमें क्या होगा? इसे सीधा जाना चाहिए था, लेकिन ये क्या करती है? अभिलंब की ओर झुक जाती है और इसकी जो स्पीड होती है यानी विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाने पर इसकी स्पीड क्या हो जाती है? धीमा हो जाती है। तो हम कह सकते हैं कि जब कोई प्रकाश की किरण जल से ग्लास में जाती है तो उसकी स्पीड क्या हो जाती है? धीमा हो जाती है और सामान्य अर्थात नॉर्मल की तरफ झुक जाती है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सामान्य की ओर धीमा हो जाता है। यानी हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है इलेक्ट्रिक सर्किट में धारा नियंत्रक का प्रयोग प्राय
को परिवर्तित करने के लिए किया जाता है? आपके लिए ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए तापमान, ऑप्शन नंबर बी प्रतिरोध, ऑप्शन नंबर सी विद्युत धारा, ऑप्शन नंबर डी विभवांतर। देखिए कह रहा है क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक सर्किट में धारा नियंत्रक का प्रयोग प्राय को परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। तो धारा नियंत्रित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो हम कह सकते हैं, तो ऑप्शन इसका मान लीजिए वोल्टेज के कारण क्या होता है? धारा का प्रवाह होता है, यानी वोल्टेज होगा तो धारा का प्रवाह होगा। तो आप वोल्टेज का किसका प्रवाह होता है? आवेश के कारण वोल्टेज का प्रवाह होता है, वोल्टेज के कारण धारा का प्रवाह होता है। तो विद्युत धारा को नियंत्रित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? वो प्रतिरोध का प्रयोग किया जाता है। मान लीजिए इधर से धारा जा रही है और धारा यानी वोल्टेज बहुत अधिक है, अब इसको नियंत्रित हमें करना है। मान लीजिए इधर से ये वोल्टेज है, वोल्टेज से धारा का प्रवाह होता है, यानी धारा का प्रवाह होता है। जब धारा अधिक जा रही है तो हमें इसको परिवर्तित करना है, तो हम क्या करते हैं, रास्ते में एक प्रतिरोध लगा देते हैं, जिससे धारा क्या होता है, यानी वोल्टेज कम हो जाता है। यानी वोल्टेज कम होगा तो धारा का प्रवाह भी कम हो जाएगा। जैसे आप मान लीजिए आप खेतों में पानी यानी नाली से पानी ले जा रहे हैं, अगर ये तोड़ कर इधर बह जाएगा तो इसको रोकने के लिए आप क्या करेंगे? इसके मार्ग में क्या आप पहले जहाँ से पानी आ रहा है उसी को बंद करेंगे? नहीं ना, नहीं बंद करेंगे, क्योंकि आप क्या करेंगे, इसको रोकेंगे, यहाँ पे रुकावट उत्पन्न करेंगे, ताकि ये जो जल इधर आ रहा है इसको जाना चाहिए इधर, सीधा जाना चाहिए, लेकिन ये जल इधर आ रहा है तो क्या करेंगे, इसको रोकेंगे। उसी प्रकार से जब आप यहाँ से वोल्टेज प्रवाहित किए, वोल्टेज के कारण धारा का प्रवाह हुआ। जब धारा आपको यानी धारा की मात्रा अधिक है तो आप उसको क्या करेंगे, रास्ते में क्या लगा देंगे, प्रतिरोध लगा देंगे, जिससे धारा कम मात्रा में पहुँचेगा। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रतिरोध। ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट में धारा नियंत्रण का प्रयोग प्राय प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। तो इसका हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है एसी और डीसी किसके रूप में होते हैं? आपके लिए ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए चार्ज का प्रवाह, ऑप्शन नंबर बी वोल्टेज का प्रवाह, ऑप्शन नंबर सी पानी का प्रवाह, ऑप्शन नंबर डी है हवा का प्रवाह। अभी हमने आप लोगों को बताया, कह रहा एसी और डीसी किसके रूप में होते हैं? चार्ज के रूप में होते हैं। बैटरी और एसी और डीसी किस में होंगे? चार्ज में होंगे। चार्ज के कारण अर्थात आवेश के कारण ही वोल्टेज का प्रवाह होगा। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है जब लिटमस विलयन न तो अम्लीय और न ही क्षारीय होता है तब इसका रंग होता है। कह रहा है जब लिटमस विलयन न तो अम्लीय और न ही क्षारीय होता है तो इसका रंग कैसा होता है? तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। कैसा होता है? बैगनी होता है। यानी जब लिटमस विलयन न तो अम्लीय है और न ही क्षारीय है तो इसका जो रंग हो जाएगा वो बैगनी होता है। ठीक है, अम्ल क्या करता है? अम्ल नीले लिटमस को लाल करता है और क्षार क्या करता है? लाल लिटमस को नीला करता है। ठीक है, लिटमस विलयन अगर की बात करता है तो बैगनी होगा, अगर लिटमस पत्र की बात करेगा तो रंगहीन होता है। ठीक है, यहाँ पे आपको ध्यान देना है, यहाँ पे किसका बात किया है? लिटमस विलयन का। अगर यहीं पे कहता लिटमस पत्र की बात करता तो कैसा हो जाता? उदासीन हो जाता, अर्थात रंगहीन हो जाता। तो यहाँ पे लिटमस पत्र की बात नहीं किया है, यहाँ पे किसका बात किया है? लिटमस विलयन का। तो हमारा विलयन की बात करेगा तो हमारा आंसर हो जाएगा बैगनी, अगर पत्र की बात करेगा तो आपका रंगहीन आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है जब लिटमस को बोरेक्स के विलयन में लिया जाता है तो यह डॉट डॉट हो जाता है। तो सबसे पहले हमें ये पता करना होगा बोरेक्स है क्या? बोरेक्स क्या है? क्षार है। यानी जब क्षार क्या करता है? क्षार नीले लिटमस यानी क्षार क्या करता है? लाल लिटमस को नीला करता है। क्षार क्या करता है? लाल लिटमस को नीला करता है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
नीला। देखिए जब लिटमस को बोरेक्स के विलयन में लिया जाता है तो यह डाट डाट हो जाता है। बोरेक्स क्या है? क्षार है। क्षार क्या करता है? नीले जो लाल लिटमस होता है उसे नीला करता है, यानी क्षार क्या करता है? लाल लिटमस को नीला करता है, यानी लाल को नीला करता है। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्षार क्या करता है भैया? लाल लिटमस को नीला कर देता है। अम्ल क्या करता है? नीले लिटमस को लाल करता है। ठीक है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, इनमें से कौन सी गैस अजनबी गैस कहलाती है? इनमें से कौन सी गैस अजनबी गैस कहलाती है? आपके लिए ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए जीनॉन, ऑप्शन नंबर बी नियॉन, ऑप्शन नंबर सी क्रिप्टॉन, ऑप्शन नंबर डी आर्गन। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, जीनॉन। जीनॉन को अजनबी गैस या स्ट्रेंजर गैस कहते हैं। ठीक है। जीनॉन क्या है? एक अक्रिय गैस है जो किसी के साथ क्रिया नहीं करती है, यानी इसका हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जीनॉन गैस। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, ग्रेफीन क्या है? ग्रेफीन क्या है? ऑप्शन नंबर ए कार्बन का प्रूफ, ऑप्शन नंबर बी एक लोकप्रिय ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर, ऑप्शन नंबर सी एक पौराणिक जानवर, ऑप्शन नंबर डी एक संक्रमित घाव। तो हमारा जो ग्रेफीन होता है वो क्या होता है? कार्बन का अप्रूफ होता है, यानी हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ग्रेफीन क्या है? यहाँ पे ग्रेफीन होना चाहिए। ग्रेफीन क्या है? कार्बन का एक अप्रूफ है, यानी हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल डाट डाट किया जा सकता है। आपके लिए ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए पेयजल के कीटाणु शोधन के लिए, ऑप्शन नंबर बी पकाने के लिए, ऑप्शन नंबर सी कठोर जल को नरम करने के लिए, ऑप्शन नंबर डी एक गैर जहरीली घटक के रूप में घरेलू देखभाल पर उत्पादन के तौर पर। तो हमारा क्वेश्चन में कह रहा है कि वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल डाट डाट किया जा सकता है। सबसे पहले देखिए कठोरता दो प्रकार की होती है। कठोरता क्या होती है? दो प्रकार की, एक अस्थाई कठोरता होती है, एक अस्थाई कठोरता होती है। ठीक है। अस्थाई कठोरता किसके कारण होती है? कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइडों के कारण, यानी कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड तथा सल्फेट के कारण क्या होती है? अस्थाई कठोरता होती है। और अस्थाई कठोरता क्या होती है? कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण क्या होती है? अस्थाई कठोरता होती है। इन सभी को दूर करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट का इस्तेमाल किया जाता है। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाता है वो ऑप्शन नंबर सी होगा। कठोर जल को नरम करने के लिए वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कठोर जल को नरम करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल किया जाता है। ये आपको याद रखना है कि अस्थाई कठोरता किसके कारण होती है और अस्थाई कठोरता किसके कारण होती है। अस्थाई कठोरता होती है कैल्शियम मैग्नीशियम के क्लोराइड तथा सल्फेट के कारण, और अस्थाई कठोरता होती है कैल्शियम मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण। ठीक है, यानी अस्थाई कठोरता कैल्शियम मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट और अस्थाई कठोरता कैल्शियम मैग्नीशियम के क्लोराइड के कारण। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल किस लिए करते हैं? कठोर जल को नरम करने के लिए। ठीक है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, जिप्सम है। आपके लिए ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए यांत्रिक रूप से निर्मित एक अवसादी शैल, ऑप्शन नंबर बी आग्नेय शैल, ऑप्शन नंबर सी रासायनिक रूप से अवक्षेपी अवसादी शैल, ऑप्शन नंबर डी है कायांतरिक शैल। ठीक है, तो सबसे पहले जान लीजिए जिप्सम होता क्या है। जिप्सम का रासायनिक जो सूत्र होता है CaSO4 इंटू 2H2O को क्या कहते हैं? जिप्सम कहते हैं। ठीक है, तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा जिप्सम है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। रासायनिक रूप से अवक्षेपी अवसादी शैल होता है। जिप्सम क्या है?
रासायनिक रूप से अवक्षेपित अवसादी सेल। अवक्षेपी का मतलब क्या होता है? अवक्षेपी का मतलब होता है अभिक्रिया के फलस्वरूप जो बनता है, यानी जो अभिक्रिया के फलस्वरूप बनता है उसी को क्या कहते हैं? अवक्षेपित या अवक्षेप कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रासायनिक रूप से अवक्षेपित अवसादी सेल। आप इसका रासायनिक सूत्र याद कर लीजिएगा, CaSO4 × 2H2O। ये बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, ठीक है। यानी जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaSO4 × 2H2O होता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, एक कंडरा, कंडरा का मतलब होता है टेंडन, किससे बनाया जाता है? आपके लिए ऑप्शन नंबर है केवल कोलेजन फाइबर, ऑप्शन नंबर बी अस्थिर संयोजी उत्तक फाइबर, ऑप्शन नंबर सी स्थिर संयोजी उत्तक फाइबर, ऑप्शन नंबर डी है स्थिर और अस्थिर संयोजी उत्तक फाइबर। अब हमसे क्वेश्चन पूछा है कि कंडरा क्या है? कंडरा होता है, कंडरा का मतलब होता है टेंडन, टेंडन का मतलब होता है मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ता है। टेंडन क्या करता है, अर्थात कंडरा क्या करता है? मांसपेशियों को हड्डियों को से जोड़ता है, ठीक है। तो इसमें हम कह सकते हैं हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केवल कोलेजन फाइबर होता है। कंडरा किससे बनाया जाता है? केवल कोलेजन फाइबर से। यानी टेंडन का कार्य है कि मांसपेशी को हड्डियों से जोड़ना, और लिगामेंट होता है, लिगामेंट को स्नायु बंधन कहते हैं। ये क्या करता है? हड्डियों को हड्डियों से जोड़ता है। यानी लिगामेंट क्या करता है? हड्डियों को हड्डियों से जोड़ता है, लिगामेंट जिसे स्नायु बंधन करते हैं, कंट्रा जिसे टेंडन कहते हैं, ये क्या करता है भैया? मांसपेशी को हड्डियों से जोड़ता है, ठीक है। इस क्वेश्चन का जो राइट हमारा आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केवल कोलेजन फाइबर। कंट्रा अर्थात टेंडन किससे बनाया जाता है? केवल कोलेजन फाइबर से बनाया जाता है, ठीक है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, डाट डाट हड्डियों को जोड़ता है। हड्डियों को कौन जोड़ता है? अभी हमने आप लोगों को बताया कि हड्डियों को कौन जोड़ता है, हड्डियों को हड्डियों से कौन जोड़ता है? वो लिगामेंट होता है। लिगामेंट को क्या कहते हैं इंग्लिश हिंदी में? यानी लिगामेंट को हिंदी में हम क्या कहते हैं? स्नायु बंधन कहते हैं। स्नायु बंधन क्या करता है? हड्डियों को हड्डियों से जोड़ता है, और जो हमारा टेंडन अर्थात कंडरा होता है वो क्या करता है? मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट हमारा आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, स्नायु बंधन अर्थात लिगामेंट। लिगामेंट हड्डियों को हड्डियों से जोड़ता है, ठीक है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, धारीदार पेशियां डाट डाट होती हैं। आपके लिए ऑप्शन है ऑप्शन नंबर एक नाभिक, ऑप्शन नंबर बी द्विनाभिक, ऑप्शन नंबर सी बहुनाभिक, ऑप्शन नंबर डी है अनाभिक। तो हमारा जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बहुनाभिक। धारीदार पेशियां क्या होती हैं? बहुनाभिकीय होती हैं। यानी हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है, प्याज काटते समय आँखों में जलन पैदा करने वाला यौगिक कौन है? आपके लिए ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए कार्बन, ऑप्शन नंबर बी नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर सी सल्फर, ऑप्शन नंबर डी हाइड्रोजन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सल्फर। सल्फर, देखिए प्याज काटते समय आँखों में जलन पैदा होता है। प्याज या लहसुन काटते समय जो गंध आती है या जलन पैदा होती है वो किसके कारण होती है? सल्फर के कारण होती है। किसके कारण? सल्फर के कारण। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 और आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 है, मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी है? आपके लिए ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए अंशपेशी, ऑप्शन नंबर बी स्टेपेडियस, ऑप्शन नंबर सी टिबियालिस, ऑप्शन नंबर डी है हृदय। तो आप जानते हैं कि मानव शरीर की जो सबसे छोटी मांसपेशी होती है वो स्टेपीज है, जिसे आप स्टेपेडियस कहते हैं। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्टेपेडियस। जो मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी है वो कौन है? स्टेपेडियस है। ये रहे आज के हमारे सामान्य विज्ञान के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। आप इन 20 प्रश्नों में कितने प्रश्नों के सही उत्तर दे पाए हैं हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक तथा शेयर करना ना भूलें, ताकि जो भी हम वीडियो अपलोड करें इसकी सूचना आपको सबसे पहले मिले। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।